हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्टैंडर्ड 8। वी आर इन चैप्टर नंबर 6 डेटा हैंडलिंग। तो बच्चों आज हम डेटा हैंडलिंग चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं और यहाँ पे आपको ये सीखना है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपने सीख लिया है अपने लोअर ग्रेड्स में 6 और 7 स्टैंडर्ड में, और यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में हमें डेटा हैंडलिंग के बारे में पढ़ना है। तो डेटा क्या है, डेटा हैंडलिंग क्या है, किस तरह से उसको इस्तेमाल करते हैं, वो ऑलरेडी हमने उसको 6 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड में सीखा है। यहाँ से आपको मैं थोड़ा रिफ्रेश कर दूँ कि डेटा मतलब कुछ नहीं है। जब हम कोई किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और वो भी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, तो उसको डेटा कहते हैं। और आज के समय में तो जब यहाँ पे हमारा जो वर्ल्ड है आज इतना एडवांस हो चुका है कि आज डेटा का बहुत महत्व हो गया है। हर एक चीज़ में अगर हमारे पास डेटा है तो हमें काफ़ी कि हमारे पास काफ़ी चीज़ें ऐसी आ जाएगी डेटा के द्वारा कि हम हर एक चीज़ को बहुत ही सेफ्टी से रह सकते हैं, बहुत समझदारी से कोई काम कर सकते हैं। तो कोई कभी ये डेटा हमें कोई बहुत बड़ी नुकसानी से भी बचा सकता है और बहुत सारी चीज़ों में काम आ सकता है। इन शॉर्ट, चलो ये बात हम एक बाजू रखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट है डेटा में उसके बारे में सोचते हैं। तो न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन, और मैंने आपको 7 स्टैंडर्ड में भी बताया था, 6 स्टैंडर्ड में भी बताया था बच्चों की जो डेटा हम न्यूमेरिकली कलेक्ट करते हैं उस डेटा को हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि पाई चार्ट से, टेलीमार्क से, बार ग्राफ से, और न जाने और कितने भी तरीके हैं। और आज के समय में तो डेटा डिजिटली भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ताकि एक जो इलिटरेट इंसान भी हो तो उसको भी थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ जाए। ये उनका मेन मकसद रहता है। तो डेटा जब हमारे पास आता है तो हम उसको क्या करते हैं, पहले तो डेटा को सिस्टमेटिक अरेंज करते हैं, उसको ग्रुपिंग करते हैं, फिर उसको जहाँ जिस का डेटा है उसको उस कैटेगरी में डाल देते हैं, और फिर उसको हम रिप्रेजेंट करने जाएंगे। और रिप्रेजेंट करने का बहुत सारा तरीका है। तो इसमें से एक तो हमारा तरीका बहुत ही कॉमन था, वो बार ग्राफ था। वो हमने ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट 6 में भी पढ़ा था, 7th में भी पढ़ा था। और बार ग्राफ क्या है वो ऑलरेडी आपको पता है। और यहाँ पे हमें एक और चीज़ के बारे में पढ़ना है, वो हिस्टोग्राम। हाँ, ये थोड़ा आपके लिए थोड़ा अलग सा कॉन्सेप्ट होगा, व्हाट इज़ हिस्टोग्राम। क्योंकि बार ग्राफ की चर्चा हम नहीं करेंगे, क्योंकि बार ग्राफ ऑलरेडी आपको आता है, आपने 7th में भी पढ़ा था, 6 में भी पढ़ा था। लेकिन हिस्टोग्राम के बारे में आपने कम सुना है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम भी एक डेटा रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ही है और कुछ नहीं है। पाई चार्ट भी इसमें हम पढ़ेंगे, जो भी एक डेटा रिप्रेजेंट करने का तरीका है और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको हिस्टोग्राम के बारे में बताऊंगा। हिस्टोग्राम भी हम बार ग्राफ की तरफ ही पहले उसको एक्स और वाई एक्सिस होंगे। उस एक्स और वाई एक्सिस पे ही बनाना है, ग्राफ में ही बनाना है, बार्स ही बनानी है, सब कुछ वही करना है। हिस्टोग्राम को डिटेल में जानने से पहले हिस्टोग्राम कहाँ पे यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, वो जानना पड़ेगा। और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम। मुझे कौन सा डेटा हिस्टोग्राम में इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा डेटा बार ग्राफ में इस्तेमाल करना चाहिए, ये मुझे पता चले। बेसिकली डिफरेंस यहाँ पे है। तो कोई डेटा आपको क्लास इंटरवल्स में मिले। क्लास इंटरवल्स मतलब जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मेरे पास कोई एक पर्टिकुलर क्लास के सभी बहुत सारे मार्क्स हैं, और मुझे बहुत बड़ा क्लास है मेरा, करीबन 50 to 60 बच्चे हैं। तो मुझे हर एक बच्चों के अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग मार्क्स है, और मेरा काम बहुत बढ़ गया है। तो मुझे उसको अरेंज करना है। तो मैं क्या करूँगा, मानो कि 100 मार्क्स का पेपर है, तो मैं क्या करूँगा, इस मार्क्स को क्लास इंटरवल में डिवाइड करूँगा। जैसे कि ये चालू करूँगा, 10 to 20 मार्क्स वाले बच्चे कितने हैं, मानो कि क्लास में 5 हैं। फिर 20 to 30 मार्क्स वाले बच्चे, 30 to 40 मार्क्स वाले बच्चे, 40 to 50 मार्क वाले बच्चे, 50 to 60 मार्क वाले बच्चे, 60 to 70 मार्क वाले बच्चे, 70 to 80, 80 to 90 एंड 90 to 100। तो यहाँ क्या किया मैंने, इसको डिवाइड कर दिया, ऐसा ग्रुपिंग किया ना, तो मुझे हर एक बच्चे का क्लास पता चल जाएगा। मानो कि 10 to 20 मार्क्स लाने वाले बच्चे 5 है, ये 15 है, कोई 20 है, कोई 17 है, कोई 18 है, इस तरह से मुझे पता चल जाएगा। तो बच्चों ये बहुत जानना ज़रूरी है आपके लिए कि ये जो हाँ क्लास इंटरवल्स है,
उस क्लास इंटरवल्स में हिस्टोग्राम का इस्तेमाल करो तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, जो बार्स बनेगी आपकी वो एक साथ एक दूसरे से अटैच रहेगी इस तरह से। जैसे जैसे मार्क्स बढ़ते जाएंगे उस तरह से आपको अरेंज करके इसको अरेंज करना है। तो हिस्टोग्राम में आपकी बार्स एक दूसरे से अटैच होंगी, क्योंकि मैं करूँगा ना 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, इस तरह से। तो ये क्या आपको बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि ग्रुपिंग है, एक प्रकार का ग्रुपिंग है। हिस्टोग्राम जहाँ पे क्लास इंटरवल्स हो, ये क्लास इंटरवल्स है। मैंने हर एक में देखो 10-10 का गैप रखा है। हाँ, वहाँ पे गैप भी इक्वली ही रहता है, ज़्यादातर इक्वल ही रहोगे। कभी कभी कोई अनइक्वल ऐसा भी इंफॉर्मेशन आता है जहाँ पे आपको ग्रुपिंग करना आसान नहीं होता है, या इक्वल में डिवाइड करना भी आसान नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे हमें कुछ एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन वो हायर ग्रेड्स में आएगा। अभी इस ग्रेड पर आपको यही देखना है कि अगर क्लास इंटरवल्स में जो आपका गैप है वो इक्वली रखकर आपको इस तरह से डिवाइड करके फिर आप हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करोगे तो आपको वो जो रिप्रेजेंटेशन है वो अच्छा रहेगा। फिर आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ना है। तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर है। फिलहाल इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में इतना ही है। बच्चों, ये इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छी तरह समझना, और टेक्स्ट बुक्स में से कुछ ऐसे पॉइंट्स है वो आप पढ़कर नोट डाउन कर लेना अपनी टेक्स्ट बुक, अपनी नोटबुक में, तो आपको बेहतर रहेगा। और कोई डाउट हो तो ज़रूर बताना। अगला वीडियो मेरा इस एक्सरसाइज के 5.1 या 6.1 सॉरी उस एक्सरसाइज से होगा, जहाँ पे हम प्रैक्टिकल सम्स हिस्टोग्राम के और पाई चार्ट्स के और डेटा हैंडलिंग के सॉल्व करेंगे, तो आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।